नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये घटना है आज से 4 साल पुरानी, यानी साल 2020। तारीख है 6 जनवरी की और जगह है नोएडा एक्सटेंशन। यानी इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, नोएडा में जहां हमारा स्टूडियो है, इससे बमुश्किल 10 किलोमीटर के फासले पर यह घटना हुई है। जिस जगह यह घटना हुई उस जगह का नाम है परथला चौक। अब तो उस जगह पर एक बड़ा सा फ्लाईओवर बन चुका है, लेकिन उस वक्त वहाँ फ्लाईओवर नहीं था और इस सड़क पर काफ़ी भीड़ शाम के वक्त में होती थी और मूविंग ट्रैफिक जाम भी होता था। ऑब्वियसली गाड़ियों की बहुत भीड़ होती थी। उसकी वजह यह है कि नोएडा एक्सटेंशन में जहाँ की ये घटना है उसके आगे एक बड़ा रिहायशी इलाका है जिसको गौर सिटी के नाम से जानते हैं। वहाँ बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं और दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी आबादी वहाँ रहती है। तो 6 जनवरी 2020 की शाम को एक शख्स जो गुरुग्राम में एक हेल्थ केयर कंपनी में रीजनल मैनेजर के तौर पर काम करते थे, जिनका नाम था गौरव चंदेल, वो अपनी कार ड्राइव करके गुरुग्राम से गौर सिटी आ रहे थे और इसी परथला चौक के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया और कॉल करके ये बताया कि वो आने वाले 5 मिनट के अंदर घर में होंगे, घर पहुंच जाएंगे। आमतौर पर जब वो रास्ते में होते थे तो अक्सर इस तरह से अपने घर में फ़ोन करते थे, बताते थे कि मैं निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ। घर वाले इंतज़ार करते थे। और ये सिर्फ गौरव चंदेल की बात नहीं है। आपको पता है मेट्रोपॉलिटन में ज़्यादातर लोगों की जीवन शैली ऐसी ही है। जब वो ऑफिस से निकलते हैं तो घर वालों को फ़ोन करते हैं, मोबाइल है। लेकिन जब फ़ोन वो कर रहे थे कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उससे पहले ही उनकी पत्नी ने कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनी और गौरव चंदेल जी को उनसे खुद से बात करते हुए गौरव चंदेल जी को किसी पर चिल्लाते हुए भी सुना। इसके बाद वो फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। उनकी पत्नी और घर के लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने फिर फ्रेंटिकली गौरव चंदेल को फ़ोन करना शुरू किया, ये पूछने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ, किन के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किससे कौन शोर मचा रहा था। लेकिन गौरव चंदेल का फ़ोन जो है वो थोड़ी ही देर बाद स्विच ऑफ हो गया। पहले अनआंसर्ड था, फिर स्विच ऑफ हो गया। अब घर वाले बहुत परेशान हुए। वो गौरव चंदेल को ढूंढते हुए, चूंकि उन्होंने परथला चौक के आसपास की जगह बताई थी, तो वो परथला चौक की तरफ भी गए। पड़ोसियों की उन्होंने मदद ली, परिवार के लोगों ने, और कुछ लोग पुलिस चौकी गए। और जैसा कि आपको पता है, पहले पुलिस चौकी इलाका निर्धारित करने में ही लगी रही, पुलिस वाले कि ये मेरा इलाका है, ये उस चौकी का इलाका लगता है। और इस तरह से रात धीरे धीरे गहराने लगी और गौरव चंदेल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। शाम की ये बात है जब ये घटना हुई थी। मैंने आपको बताया शाम तकरीबन 7-8 बजे की ये बात है। शोर शराबा, गौरव चंदेल का मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो जाना, ये सब शाम की बात थी। और उसके बाद धीरे धीरे रात गहराने लगी। 12, 1, 2, 3, गौरव चंदेल का कोई पता नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ। लेकिन चूंकि परथला चौक के आसपास की घटना थी तो पुलिस जो है वहाँ घर वालों के साथ जो है जगह जगह उनको ढूंढ रही थी। सबसे बड़ी लीड जो है वो गौरव चंदेल की गाड़ी से ही मिल सकती थी, क्योंकि कोई आदमी का गायब हो जाना फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उसे कोई किडनैप करके लेकर चला गया। लेकिन गाड़ी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हालांकि गाड़ी अगर लूट ली जाए तो उसे भी ये आदमी लेकर भाग सकता है, लेकिन गौरव चंदेल के साथ साथ उनकी गाड़ी की भी पुलिस तलाश कर रही थी, ताकि गाड़ी मिल जाए तो कम से कम गौरव चंदेल के बारे में कुछ तो पता चले। लेकिन इस कोशिश में पुलिस को नाकामी हाथ लगी और अगले दिन यानी 7 जनवरी की सुबह तकरीबन 4:15 बजे, यानी भोर की ये बात है, 6 और 7 की रात के बीच, भोर में सुबह 7:15 बजे, वहीं पर परथला चौक के पास सड़क के नीचे खेत हैं, कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर गौरव चंदेल जो है वो बेसुध, या आप ये कहें कि बिल्कुल ही निस्तेज हालत में पड़े हुए मिले। घर वाले देखते ही चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले भी मौके पर थे और उन्होंने फ़ौरन चंदेल साहब को नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि चंदेल साहब की जान जा चुकी थी और काफ़ी पहले जा चुकी थी। उनकी बॉडी को उनको देखकर ये क्लियर था कि उन्हें गोली मारी गई है, क्योंकि सिर में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि शायद बदमाशों ने सिर में ही गोली मारी है। अब गौरव चंदेल तो मिल गए, उनकी कार, उनकी गाड़ी कहीं नहीं मिली, जो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि शायद कार को लूटने के लिए ही कातिलों ने उनकी हत्या की होगी, क्योंकि चंदेल साहब की ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं थी या रुपए पैसों के लेन देन का भी कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं था जिसकी वजह से कोई उनकी हत्या कर देता।
तो मोटिव ऑफ क्राइम जो है वो शुरू से ही पुलिस को ये लग रहा था कि इसके पीछे लूटपाट, कार जैकिंग जैसी कोई बात हो सकती है। अब कार जैकिंग या रॉबरी या लूटपाट इस तरह की घटना जो है कोई आम आदमी तो करता नहीं। इस तरह की घटनाओं को पेशेवर अपराधी ही अंजाम देते हैं जिनका अपना गिरोह होता है। तो पुलिस अब उस इलाके में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, इन सब इलाकों में जो भी गैंग्स कार जैकिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं, पुलिस अब उन गैंग पर शक करने लगी और उनके बारे में पुलिस जानकारी भी जुटा लेने लगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर गया। पुलिस को इस घटना के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। अखबारों की ये सुर्खियां बनी, पुलिस की बड़ी लानत मलामत होने लगी। लोगों ने कहा कि भाई ये है नोएडा की पुलिस जो इस मामले को सॉल्व नहीं कर पा रही है। सरे शाम एक आदमी किडनैप हो गया, मर्डर हो गया, गाड़ी लूट ली गई, पुलिस को कुछ नहीं पता। तो पुलिस जो है वो लोगों के गुस्से का शिकार भी बन रही थी। इस बीच जब ये जांच चल रही थी तो फिर पुलिस को यह भी शक था कि दिल्ली एनसीआर में एक गैंग है जिसका नाम है मिर्ची गैंग। उस मिर्ची गैंग ने शायद इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया हो। और मिर्ची गैंग नाम क्यों है वो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये रॉबर्स जो हैं ये कभी भी किसी को जब टारगेट करते हैं तो उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर या इसी तरह का कोई स्प्रे झोंक देते हैं, जिसके बाद जब वो इंसान बेकाबू हो जाता है, अपने ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर उसके साथ मारपीट करके, लूटपाट करके या हत्या करके उसकी कीमती चीज़ें लूटकर फरार हो जाते हैं। तो एक मिर्ची गैंग भी पुलिस की रडार पर था, लेकिन पुलिस इस मिर्ची गैंग के लोगों को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही थी। महीने भर का वक्त गुजर गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस को गाज़ियाबाद से नज़दीकी एक और ज़िला है, माफ़ कीजिएगा, नोएडा से नज़दीक में एक और ज़िला है गाज़ियाबाद, वहाँ एक लोकेलिटी है जिस लोकेलिटी से पुलिस को गौरव चंदेल साहब की जो कार है वो बरामद हो गई। उस जगह का नाम है आकाश नगर। अब आकाश नगर से जब पुलिस को कार मिली तो पुलिस को समझ में आया कि हाँ, मामला लूटपाट का है तो ज़रूर, और जो रॉबर्स हैं, जो लूटर्स हैं, उन्होंने कार को आकाश नगर में छोड़ दिया होगा। हो सकता है कि पुलिस के बढ़ते प्रेशर, अखबारों में छपती खबरें, टीवी में दिखाई जाती खबरें, इसकी वजह से अपराधी डर के मारे जो है वो कार वहाँ पर छोड़कर भाग गए हों। तो खैर, वजह जो भी हो, अपराधियों की पहचान करना और उनको पकड़ना तो बाकी था, लेकिन कार मिल चुकी थी। तो पुलिस ने सबसे पहले कार को अपने कब्जे में लिया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाकर उस पूरे कार की अच्छी तरह से स्कैनिंग करवाई। जब एक्सपर्ट्स ने कार को चेक किया तो उन्होंने देखा कि कार की जो ड्राइविंग सीट है और सीट बेल्ट है और स्टीयरिंग है, इन सारी चीज़ों पर गौरव चंदेल के फिंगरप्रिंट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हैं, मौजूद हैं। ये फिंगरप्रिंट बेशक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन महीने भर के बाद पुलिस को वो कार मिली थी। पुलिस ने वो फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वहाँ से लिफ्ट किए, उठा लिए, सैंपल उसका रखा। लेकिन कार की बॉडी पर, विंडशील्ड पर और ख़ासकर जो कार का दरवाजे का नॉब होता है, हैंडल, उसमें पुलिस को कुछ अनजान फिंगरप्रिंट्स मिले। ये फिंगरप्रिंट गौरव चंदेल के नहीं थे और न ही उनके घर वालों के थे। तो ये बात, इंडिकेशन अपने आप में एक था कि उस कार को जो लोगों ने लूटा होगा, ये फिंगरप्रिंट उन्हीं के होंगे। अब पुलिस जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी रॉबर्स की और लूटर्स की तलाश में थी, अब भी पुलिस उन्हीं रॉबर और लूटर की तलाश कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 जनवरी की बात है। इसी महीने की 26 तारीख को, यानी 26 जनवरी को, एक इस मामले में मेजर ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि गाज़ियाबाद के पास एक और ज़िला है जिसका नाम है हापुड़, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। इसी हापुड़ ज़िले में पुलिस का एक पुराने क्रिमिनल, जो शार्प शूटर भी है, उससे इनकाउंटर हुआ। और इनकाउंटर के बाद इस क्रिमिनल को पुलिस ने दबोचने में, गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसका नाम है उमेश पंडित। तो जब उमेश पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उमेश पंडित इस तरह की रॉबरी की घटनाओं में शामिल रहा है, तो पुलिस ने उसका जो फिंगरप्रिंट है उसको सैंपल के तौर पर लिया और साथ ही गौरव चंदेल की कार में जो अनजान फिंगरप्रिंट्स मिले थे उससे पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट का मिलान करवाया। और अपने आप में पूरी घटना बहुत दुखद है, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो फिंगरप्रिंट मिल गया। वो फिंगरप्रिंट किसी और का नहीं बल्कि उमेश पंडित का था, जिसके हाथों के निशान, उंगलियों के निशान गौरव चंदेल की कार के दरवाज़ों पर थे। कुछ और भी लोगों के फिंगरप्रिंट थे, तो जाहिर है उमेश पंडित अकेला नहीं होगा। अब उमेश पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस के तौर पर उसका फिंगरप्रिंट का जो सैंपल है, जो गाड़ी से भी बरामद हुआ और ख़ुद इससे भी पुलिस ने कलेक्ट किया, उन दोनों चीज़ों को कोरोबरेट करते हुए पुलिस ने उसका भी एक कंक्रीट एविडेंस कलेक्ट किया
और उससे पूछताछ शुरू की। पहले उसने हिला हवाली की, झूठी बातें बताई, लेकिन बाद में उसने ये मान लिया कि हाँ, उसी ने अपने गैंग के 2 और लोगों के साथ मिलकर गौरव चंदेल को टारगेट किया था। और गौरव चंदेल को टारगेट करने से पहले कई दिनों तक उन्होंने उनकी रेकी की थी। ये पता किया था कि वो गुरुग्राम से कब चलते हैं, किस रूट से होकर आते हैं, कहाँ जाते हैं और कितने बजे जाते हैं। तो उनका पूरा वेयरअबाउट्स इन्होंने पता लगाया था। आप सोचिए अपराधी कितने शातिर होते हैं। आम आदमी को पता भी नहीं होता, कोई उनका पीछा कर रहा होता है, उनके बारे में जानकारी जुटा रहा होता है। गौरव चंदेल भी उन लोगों में थे जो बदकिस्मती से ऐसे गुंडे और बदमाशों का शिकार बन गए। तो ये जो उमेश पंडित है, उसने बताया कि उसने अपने गैंग के एक और एसोसिएट जिसका नाम है आशु जाट और ख़ुद अपनी पत्नी यानी उमेश पंडित अपनी पत्नी पूनम के साथ मिलकर, इन तीनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। जाड़े के दिन थे, रात को उन्होंने कार के सामने बाइक लगाई, उसको रोका और रोकने के बाद जो है कार की चाबी उनसे छीनने की कोशिश की। वो कार लूटना चाहते थे, काफ़ी दिनों से प्लान कर रखा था। लेकिन जब गौरव चंदेल फ़ोन पर बात करते हुए कार की चाबी देने से इनकार करने लगे तो फिर इन लोगों ने गौरव चंदेल को शूट कर दिया और उनके सिर में 2 गोली मारी। देखिए कितने बर्बर और जालिम लोग हैं जिन्हें किसी की जान लेने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं होती। गौरव चंदेल के सिर में 2 गोली मारी और वो कोलैप्स कर गए। उधर फ़ोन पे बात हो रही थी तो बातचीत बीच में बंद हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, और फ़ोन भी इन लोगों ने कब्जे में ले लिया। कुछ देर तक वो ऑन रहा, फिर स्विच ऑफ हो गया। तो उमेश पंडित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी बीवी, जिसका नाम पूनम है, जो इस मर्डर में और रॉबरी में शामिल थी, उस तक भी पहुंची और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जो आशु जाट है, ये अपने आप में एक छलावा बना रहा। आशु जाट का पुलिस को कोई पता नहीं चला। दिन महीने गुजरते रहे और पुलिस आशु जाट की तलाश करती रही। उसके तमाम ठिकानों पर जो भी प्रोबेबल लोकेशंस होते हैं, हर जगह पुलिस ने दबिश डाली, लेकिन आशु का कोई पता नहीं चला। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद जब साल अंत होने को आया, सितंबर का महीना आ गया, तब आशु जाट के बारे में नोएडा पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी ये थी कि आशु जाट अब अपना भेष बदल कर एक सब्जी वाला बन चुका है। वो सब्जी बेचता है तो वो अभी भी क्रिमिनल अपराध की घटनाओं में अभी भी शामिल है, लेकिन सब्जी वाले के भेष में वो अब लोगों के बीच छुपा हुआ है और उसे पकड़ पाना इसीलिए मुश्किल हो रहा है। पुलिस को उसका लोकेशन भी पता चला और ये लोकेशन था मुंबई का जोगेश्वरी वेस्ट इलाका, यानी दिल्ली से काफ़ी दूर। अब नोएडा पुलिस ने मुंबई पुलिस से बातचीत की और उनको आशु जाट के बारे में पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दिया और मुंबई पुलिस की टीम ने आखिरकार सितंबर 2020 में इस केस के जो आखिरी और तीसरा मुलजिम था आशु जाट, उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने इस घटना में अपने हाथ होने की बात कबूल की और बताया कि इसी घटना के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था और पुलिस के हाथों में पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपना लिबास, हुलिया जो भी कहें, वो बदल लिया था और वहाँ जोगेश्वरी वेस्ट में सब्जी बेचने का काम कर रहा था। मौके की ताक में था कोई और अपराध करे, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस तरह से तकरीबन साल भर का वक्त पूरा ही लग गया, लेकिन इन साल भर में पुलिस ने गौरव चंदेल के कातिलों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और उन्हें पकड़ लिया। पहले उमेश पंडित को और फिर बाद में आशु जाट को। और उमेश पंडित की पत्नी पूनम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें फिंगरप्रिंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और एक ऐसा क्रिमिनल, एक ऐसा कातिल जो बहुत शातिर था और वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी तरह से अपना अपीयरेंस ही बदल चुका था, उसके बारे में भी पुलिस ने जानकारी जुटाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो देर से ही सही इस मामले में नोएडा पुलिस की तारीफ बनती है, लेकिन दुखद ये भी है कि इस तरह की घटनाओं को न रोक पाना वो नोएडा पुलिस की या किसी भी पुलिस के लिए अपने आप में एक नाकामी वाली बात है। क्योंकि ऐसी घटना जो है वो कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला आदमी, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार, नातेदार या जानकार, ऐसे लोगों ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि ये वैसी घटना है जिसका सीधा कनेक्शन जो है लॉ एंड ऑर्डर से है। अब मान लीजिए 2 भाइयों के बीच रुपए पैसों को लेकर लड़ाई है, एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, तो इसे आप डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसके मन में क्या है, घर की 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, ये पुलिस भी अंतर्यामी नहीं है। लेकिन सड़क पर चलते हुए आदमी को अगर रॉबरी के लिए गोली मार दी जाए, और वो भी कोई सुनसान जगह पर नहीं, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह पर, ट्रैफिक के बीच में, तब आप समझिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या ख़तरनाक हालत है। तो इस मामले में नोएडा पुलिस पर जो सवालिया निशान है वो तो है ही, लेकिन देर सवेर ही सही पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया, उसके लिए पुलिस की थोड़ी सी तारीफ भी बनती है। दुखद है चंदेल परिवार के लिए, जिन्होंने अपने एक
इम्पॉर्टेंट मेंबर को खो दिया और जाहिर है उसकी कमी तो अब तक उस भरपाई हो ही नहीं सकती। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खालीपन होता है। तो आज की कहानी यहीं तक। इस पर जो भी आपका नज़रिया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट जो मैंने प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों के सामने पेश की थी उस पर कुछ कमेंट जो लोगों ने किए हैं, आइए मैं वो आप लोगों को सुनाता हूँ। वो स्टोरी जो है पटना की थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कत्ल की एक घटना के कई महीनों के बाद ईंट में जो बारीक छेद होते हैं उन छेदों में और डोरमैट के रेशों में कुछ खून के धब्बे थे जिससे पुलिस कातिल तक पहुंची। अगर आप वो स्टोरी जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक में प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, मैं आप उस स्टोरी को लोकेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग है आईडी बहुत बड़ी सी, तो इसीलिए मैं वो पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये नाम पीयूष पांडे इन्होंने लिखा, ये बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, चरण स्पर्श भी कहा है। बहुत खुश रहिए पार्टनर। इन्होंने बताया है कि उनकी उम्र 38 साल की है और उनको आदत सी हो गई है मेरी कहानियाँ सुनने की। थैंक यू वेरी मच। अंशुमान घोष ने भी कमेंट किया है और उन्होंने जो स्टोरी मैंने प्रीवियसली सुनाई थी उसमें एक किरदार हैं जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई जारी रखी, उनके लिए उन्होंने अच्छे शब्द लिखे हैं, तारीफ़ की है। शिवम श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका। शबिहा हसन का कमेंट है और इसके अलावा शनि गोस्वामी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज प्रभाकर जी ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पुलिस को ही गलत बताया क्योंकि उनका बहुत ढीला इन्वेस्टिगेशन रहा। बिल्कुल उनका नज़रिया सही है, मैं सहमत हूँ। शिखर रयात ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि भैया कहाँ गायब हो गए थे, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक गुस्से वाली इमोजी भी भेजी है। मैं जब पहले आप लोगों के सामने रेगुलर आ रहा था और जब मैंने ब्रेक लिया तो ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को एक एपिसोड में ये बताया था कि शम्स सर जो है वो बाहर जा रहे हैं छुट्टी पर और तकरीबन महीने भर वो अमेरिका में रहेंगे, तो इसलिए मुझ पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होगा, शायद मैं अपनी स्टोरीज़ के साथ ना आ पाऊँ। और वही बात हुई, मैं नहीं आ पा रहा था, तो मैंने उस वक्त भी बताया था और फिर जब मैंने दोबारा इस सिलसिले की शुरुआत की मैंने पहले दिन फिर इसके बारे में बताया था। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो रेगुलर या तो मुझे नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं, मजबूरी होती होंगी, वो अब भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भैया कहाँ चले गए थे, आपने ये अच्छा नहीं किया। तो आपकी शिकायत तो जायज़ है, लेकिन मेरी भी एक विनम्र शिकायत है, वो ये कि मैं बताने से पहले, मतलब जाने से पहले भी बता कर गया था, आने के बाद भी मैंने वो वजह बताई है, लेकिन इसका मतलब आप लोगों ने कुछ एपिसोड्स मिस भी किए हैं, तो सारी गलती मेरी नहीं है। वर्जीनिया डिसूजा ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उद्देश भिंड का कमेंट है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट किया है। धीरज महापात्रा का कमेंट है, स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से। सोनल औरंगाबाद नबी नगर से हैं और उमेश भूया जी मेरे होम स्टेट से हैं। यूनुस शेख का कमेंट है। एबा बॉल के नाम से एक आईडी है। होमी राय, नायक म्यूज़िक, नीलम रानी, विनय नासवाले जी, विजय हंसदा और विजेंद्र सिंह और जैक के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच आप सारे लोगों का। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, अपनी बातें रखी हैं। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं, आप जानते हैं, लेकिन ये सिलसिला, ये परिपाटी यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी कहानी, फिर किसी वाक़े के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।